हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 28 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेस हाइड्रोलिसिस के साथ शुरू किया था और बेस हाइड्रोलिसिस SN1CB मैकेनिज्म फॉलो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस टाइप मैकेनिज्म फॉलो करता है और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट होना चाहिए। एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट होगा तभी बेस हाइड्रोलिसिस SN1CB टाइप मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा था रेट का कंपैरिजन किया था एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस के केस में। तो रेट कांस्टेंट फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू रेट कांस्टेंट फॉर बेस हाइड्रोलिसिस। मतलब रेट बेस हाइड्रोलिसिस के केस में अगर SN1CB मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो बहुत ज़्यादा होगा। अब ये क्यों ज़्यादा होता है ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट की बात करी थी, कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है। बेस हाइड्रोलिसिस के केस में SN1CB मैकेनिज्म अगर फॉलो हो रहा हो तो TBP इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है। ये क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है? ठीक है, तो ये भी हम देख चुके हैं। सबसे पहले SN1CB टाइप मैकेनिज्म में क्या होगा? सबसे पहले एसिडिक प्रोटोन OH नेगेटिव आयन ले लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये कहाँ से जाएगा? Cl लिविंग ग्रुप के ट्रांस में जो लिगेंड प्रेजेंट है वहाँ से एसिडिक प्रोटोन जाएगा। यहाँ पे देखो होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव चार्ज में होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? OH नेगेटिव आयन बेस प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? जो लिविंग ग्रुप के ट्रांस में लिगेंड प्रेजेंट है वहाँ से एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस से अब यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ पे वेकेंट साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये आ गया 2, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा अब 2 पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम यहाँ पे देखें, अब ये लिगेंड पाई डोनर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अगर हम स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स की इंटरैक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फर्दर रीअरेंजमेंट हो जाती है, TBP इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। और TBP इंटरमीडिएट जब फॉर्म होगा तो वेकेंट साइट और ये जो लोन पेयर हैं इनकी इंटरैक्शन हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि TBP ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा होगा? TBP इंटरमीडिएट ही होगा। बेस हाइड्रोलिसिस के केस में कौन सा इंटरमीडिएट हमें मिलता है? TBP इंटरमीडिएट मिलता है। और जहाँ पे TBP इंटरमीडिएट मिलेगा वहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एसिड हाइड्रोलिसिस में हम बहुत अच्छे से ये देख चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अब नेक्स्ट हम कोई ऐसा सबस्ट्रेट लेते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन लेते हैं जहाँ पे Cl के ट्रांस में जो लिगेंड प्रेजेंट है उसके पास एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट ही ना हो। अगर यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है तब कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा या ये हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन तो प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स आयन में, मतलब मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN1CB टाइप मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे OH नेगेटिव बेस प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बट कहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? सिस पोजीशन से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जो लिविंग ग्रुप है उसकी सिस पोजीशन से प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन होगी। मान लो यहाँ से प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिगेंड प्रेजेंट है। अब ये वाला लिगेंड पाई डोनर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, वेकेंट साइट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये लिगेंड, यहाँ पे आ गई वेकेंट साइट और यहाँ पे ये पाई डोनर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री भी स्टेबल ही होगी क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल की इंटरैक्शन हो सकती है। ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पे स्टेबल है।
बट स्टिल बेस हाइड्रोलिसिस के केस में हम बोलते हैं कि टीबीपी इंटरमीडिएट ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे भी टीबीपी इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल क्यों है, मोर स्टेबल क्यों है? यहाँ पे देखो टीबीपी इंटरमीडिएट की केस में भी आपको ऑर्बिटल्स की इंटरैक्शन देखने को मिलेगी, ऑर्बिटल्स की इंटरैक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। बट स्क्वायर पिरामिडल के केस में भी ऑर्बिटल्स की इंटरैक्शन देखने को तो मिल ही रही है, स्टिल ये मोर स्टेबल क्यों है ये हम देखते हैं। अब इसके लिए दोनों ही इंटरमीडिएट्स हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आ गया आपके पास स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट, यहाँ पे भी ऑर्बिटल्स की इंटरैक्शन आप देख सकते हो इजीली, और टीबीपी इंटरमीडिएट के केस में भी ऑर्बिटल्स की इंटरैक्शन हो रही है। दोनों ही केस में अब पाई डोनर एबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से पाई डोनर एबिलिटी अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है स्टेबिलिटी के लिए, पाई डोनर एबिलिटी अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट स्टेबल होगा या फिर टीबीपी इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है, सिग्मा डोनर एबिलिटी। कहाँ पे सिग्मा डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी वो हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। टीबीपी इंटरमीडिएट की बात करते हैं हम। टीबीपी इंटरमीडिएट में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया है, sp2 and pd, ठीक है। ये अब जो sp2 है इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल प्लेन, ये आ गया आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन में हाइब्रिडाइजेशन, और ये एक्सियल प्लेन में। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, मतलब इन दोनों को अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का देखने को मिलेगा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है मतलब बॉन्ड वीक होगा, दोनों ही डिफ्रेंशिएट हम इजीली करा पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इस NH2 लिगेंड की। अगर ये NH2 लिगेंड इक्वेटोरियल प्लेन में प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल प्लेन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मोर सिग्मा डोनेशन होगी, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनेशन होगी। ये क्यों हो रहा है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल प्लेन में हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब मोर एस करेक्टर है। मोर एस करेक्टर का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। मोर एस करेक्टर है दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनेशन होगी। टीबीपी ज्योमेट्री में NH2 इक्वेटोरियल प्लेन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मोर सिग्मा डोनेशन होगी, इसीलिए टीबीपी इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर हम स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे तो सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, बॉन्ड एंगल सबके ही ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, 90 डिग्री ही होते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा डोनर एबिलिटी लेस होगी इसके कंपैरिजन में, और अगर सिग्मा डोनर एबिलिटी लेस है तो स्टेबिलिटी भी इसकी लेस होगी। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है, बेस हाइड्रोलिसिस की केस में अगर SN1CB मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, टीबीपी इंटरमीडिएट ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिस एंड ट्रांस इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स। तो इसके लिए हम एसिड हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको आप इजीली। एसिड हाइड्रोलिसिस की केस में अगर आपके पास पाई डोनर लिगेंड प्रेजेंट हो तो यहाँ पे हम क्या बोलते थे, रेट कांस्टेंट फॉर सिस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेट कांस्टेंट फॉर ट्रांस। ये किस लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके केस में टीबीपी इंटरमीडिएट मिलता है और टीबीपी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसके केस में स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट ही मिलता है और इसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करा चुकी हूँ। अब यहाँ पे बेस हाइड्रोलिसिस के केस में सिस एंड ट्रांस इफेक्ट देखते हैं। इसके केस में रेट कांस्टेंट फॉर सिस एंड रेट कांस्टेंट फॉर ट्रांस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी रेट कांस्टेंट फॉर सिस ज़्यादा होगा पर इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं। चाहे आपके पास स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस कॉम्प्लेक्स हो या फिर ट्रांस कॉम्प्लेक्स हो, आपको इंटरमीडिएट तो टीबीपी ही मिलने वाला है स्टेबल, दोनों ही केसेस में, ठीक है। इंटरमीडिएट टीबीपी ही मिलेगा। यहाँ पे वेरिएशन क्या आ सकती है कि एक बार जो आपके पास पाई डोनर लिगेंड प्रेजेंट है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे प्रेजेंट हो, एक्सियल प्लेन पे प्रेजेंट हो और सेकेंड टाइम पे इक्वेटोरियल प्लेन पे प्रेजेंट हो, ऐसा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट टीबीपी इंटरमीडिएट की केस में बेरिसुडो रोटेशन होती है, ठीक है। बेरिसुडो रोटेशन की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में एक्सचेंज होते रहते हैं। मतलब अगर हम इन दोनों इंटरमीडिएट की बात करें तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सेम ही इंटरमीडिएट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बीच में बेरिसुडो रोटेशन हो रही है, यहाँ पे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए चाहे सिस आइसोमर हो या फिर ट्रांस आइसोमर हो, आपको इंटरमीडिएट सेम ही मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि रेट कांस्टेंट फॉर सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हम ये सेम नहीं बोलते कि के फॉर सिस इक्वल टू होगा रेट कांस्टेंट फॉर ट्रांस, ये नहीं बोलते हैं। हम सिमिलर बोल सकते हैं बट इक्वल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते हैं, अब ये ज़्यादा क्यों होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सिस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि पाई डोनर लिगेंड एंड लिविंग ग्रुप ये दोनों सिस पोजीशन पे होंगे, और यहाँ पे अगर ये लिविंग ग्रुप है तो इसकी ट्रांस में अब ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है जिसके पास एसिडिक प्रोटोन होगा, एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ट्रांस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये दोनों लिगेंड ट्रांस टू ईच अदर हैं। अब लिविंग ग्रुप के ट्रांस में ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है जिसके पास एसिडिक प्रोटोन तो है नहीं, और अगर लिविंग ग्रुप के ट्रांस में एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है तो प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे फास्ट होगी, एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे फास्ट होगी एज कंपेयर टू सिस पोजीशन टू लिविंग ग्रुप, यहाँ पे प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन स्लो होगी, ठीक है। और SN1CB मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन ही होती है। कहाँ पे फास्ट हो रही है, जहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे प्रोटोन प्रेजेंट है, मतलब सिस कॉम्प्लेक्स में प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन फास्ट हो रही है। मतलब सिस कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे लिविंग ग्रुप एंड पाई डोनर लिगेंड सिस टू ईच अदर है, वहाँ पे प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन फास्ट हो रही है, एब्स्ट्रैक्शन फास्ट हो रही है, तो इसीलिए रेट कांस्टेंट फॉर सिस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा। पर इनमें डिफरेंस थोड़ा सा ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ऑलवेज रिमूव प्रोटोन ट्रांस टू Cl फर्स्ट। Cl मतलब लिविंग ग्रुप बोल सकते हो। लिविंग ग्रुप की ट्रांस पोजीशन पे प्रोटोन प्रेजेंट है तो सबसे पहले हमें वही प्रोटोन को रिमूव कराना है, वही प्रोटोन इजीली रिमूव होगा। अगर वहाँ पे प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है उसके बाद हम सिस पोजीशन से प्रोटोन को रिमूव कराते हैं, और ट्रांस पोजीशन पे जो प्रोटोन होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए होंगे, कहाँ पे रेट फास्ट होगा बेस हाइड्रोलिसिस का, कहाँ पे स्लो होगा, ये आपको बताना होगा। जैसे आपके पास यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ, अब होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्सेस की ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये लिविंग ग्रुप है या फिर ये लिविंग ग्रुप है, दोनों ही ट्रांस पोजीशन में एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो ये लिविंग ग्रुप है, इसकी ट्रांस पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे रेट फास्ट होगा। इसके केस में रेट ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रोटोन प्रेजेंट ट्रांस टू लिविंग ग्रुप, रेट फास्ट। अगर हम इन दोनों के रेट कांस्टेंट की बात करें
तो यहाँ से इजीली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और रेट कांस्टेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, रेट कांस्टेंट फॉर बी कॉम्प्लेक्स, रेट यहाँ पे फास्ट होगा, ठीक है। और अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो चाहे सिस कॉम्प्लेक्स हो चाहे ट्रांस कॉम्प्लेक्स हो, टीवीपी इंटरमीडिएट ही मिल रहा है और टीवीपी इंटरमीडिएट में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये एसिड हाइड्रोलिसिस में हम देख ही चुके हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपके पास सिस COEN ट्वाइस ClOH होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस ट्रांस कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलेगा दोनों ही केसेस में ही, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, ये फिर से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अब जो एंटरिंग लीगेंट है, ठीक है, वाटर ही यहाँ पे एंटरिंग लीगेंट होगा, वो यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, वो यहाँ से भी आ सकता है और वो यहाँ से भी आ सकता है, इनकमिंग लीगेंट। अगर ये आपके पास ए रूट है, इसको बी रूट मान लो, इसको सी रूट मान लो। अगर ए रूट से इनकमिंग लीगेंट आ रहा है तो सिस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये आपके पास अब इनर्ट लीगेंट है, इनकमिंग लीगेंट एंड इनर्ट लीगेंट सिस टू ईच अदर ही होंगे। और अगर यहाँ से बी रूट से आ रहा है इनकमिंग लीगेंट तो यहाँ पे भी सिस कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन ही होगी। ये दोनों जो इनर्ट लीगेंट है और एंटरिंग लीगेंट है सिस टू ईच अदर ही है। और अगर सी रूट से आ रहा है, ये ए रूट है, ये बी रूट है और ये सी रूट है, सी रूट से आ रहा है तो ये एंटरिंग लीगेंट और ये वाला लीगेंट ट्रांस टू ईच अदर है तो ट्रांस आइसोमर की फॉर्मेशन होगी। और मोस्टली हम यही बोलेंगे बेस हाइड्रोलिसिस के केस में भी, जो परसेंटेज होगी सिस आइसोमर की ज़्यादा होगी, ठीक है, मोस्टली बोल रही हूँ अगेन। अब नेक्स्ट हम बेस हाइड्रोलिसिस फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार तो क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स का CSIR नेट में, ठीक है। यहाँ पे हम ये आपके पास आ रहा है TREN लीगेंड, इस लीगेंड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इसको ट्राइपोडल लीगेंड भी बोलते हैं। ये आपके पास होता है N और यहाँ पे ट्राइपोड स्टैंड जैसे आपने देखा ही होगा, एक CH2 और यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे ये आ जाएगा NH2, 3 पैरो जैसा दिख रहा है ना आपको, इसलिए ट्राइपोडल लीगेंड इसको बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो टाइप के आइसोमर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक बार ये जो आपके पास लिविंग ग्रुप है इसके ट्रांस में NH2 आ रहा है, सेकेंड टाइम क्या होगा कि ये जो लिविंग ग्रुप है इसके ट्रांस में N आ रहा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि ये दोनों आइसोमर दिए हुए हैं, कहाँ पे रेट फास्ट होगा, कहाँ पे रेट स्लो होगा, एक क्वेश्चन ये था। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था कि कहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी, कहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो भी हम दोनों ही अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तो आप इजीली बोल सकते हो, ये आपके पास लिविंग ग्रुप है और इसके ट्रांस में यहाँ पे ये एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है, बेस हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर प्रेजेंट है और यहाँ पे इसके ट्रांस में एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है, अगर यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है मतलब यहाँ पे रेट फास्ट होगा, यहाँ पे रेट फास्ट होगा और यहाँ पे रेट फॉर बेस हाइड्रोलिसिस स्लो होगा। इसको रेड आइसोमर बोलते हैं, इसको पर्पल आइसोमर बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस डिफ्रेंशिएट आप इजीली कर सकते हो यहाँ से। अब रेट ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस कहाँ पे ज़्यादा है, इसको A कॉम्प्लेक्स बोल दो, इसको B कॉम्प्लेक्स बोल दो आइसोमर। A आइसोमर के केस में रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू B, क्यों है ये भी हम देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH2 को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ही लिगेंड के पास ये 4 डोनर एटम है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। बेस हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पे बेस हाइड्रोलिसिस में, SN1CB मैकेनिज्म ही फॉलो होगा क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है, कहाँ से प्रोटॉन जाएगा, Cl जो लिविंग ग्रुप है इसके ट्रांस में अगर
एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो वहीं से ही जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी, इसके ऊपर आएगा चार्ज +1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप चला जाएगा, वेकेंट साइट की फॉर्मेशन होगी और आपको इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट भी हम बोल सकते हैं। देखो, इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबिलिटी कम होगी। मिसलर एंड टार में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को, वहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बाहर निकल गया, यहाँ पे वेकेंट साइट आ जाएगी, ये आ गई वेकेंट साइट। अब बेस हाइड्रोलिसिस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि टीबीपी इंटरमीडिएट ही स्टेबल होगा, यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पे चला जाएगा और टीबीपी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, वो ड्रॉ करके हम देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास NH2, यहाँ पे आ जाएगा ये NH3, यहाँ पे आ जाएगा ये NH2 और ये N, इसी नाइट्रोजन के साथ ये सारे लिंक्ड है। यहाँ पे CH2 होगा और ये आ गया, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद इनकमिंग लिगेंड, यहाँ पे वाटर का अटैक होगा, ठीक है। अब वाटर का अटैक कहाँ से हो सकता है टीबीपी इंटरमीडिएट में? एक तो यहाँ से हो सकता है वाटर का अटैक, एक यहाँ से हो सकता है और एक अटैक यहाँ से हो सकता है। ये 3 रूट हैं। अब आप क्या करोगे कि तीनों रूट से अटैक करने के बाद प्रोडक्ट लिख के देखोगे और प्रोडक्ट में देखो, अगर ये अटैक इस रूट से हो रहा है तब भी अमोनिया और OH नेगेटिव सिस टू ईच अदर आएंगे। अगर इस रूट से हो रहा होगा तब भी अमोनिया और OH नेगेटिव सिस टू ईच अदर ही आएंगे, और अगर इस रूट से हो रहा होगा तब भी अमोनिया एंड OH सिस टू ईच अदर ही आएंगे। और 98% यहाँ पे इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जहाँ पे Cl प्रेजेंट था वहीं पे ही आके इनकमिंग लिगेंड लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये NH2 आ जाएगा, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, मोर देन 98% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ही हो रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाला आइसोमर है जहाँ पे Cl के ट्रांस में NH2 प्रेजेंट है, मतलब एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो 98% से ज़्यादा यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मतलब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अब नेक्स्ट वाला आइसोमर हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके केस में Cl के ट्रांस में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, मतलब कोई भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस हाइड्रोलिसिस में सिस वाली पोजीशन से अब H जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन जाएगा। SN1CB मैकेनिज्म ही फॉलो होगा, यहाँ पे भी SN1CB मैकेनिज्म ही फॉलो हो रहा है। अब इसके केस में देखो, प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करा लेते हैं। सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी, सिस पोजीशन से प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करा लेते हैं आप। तो यहाँ से हमने प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करा ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, ये आ गया कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल गया और आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ये वाले इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये वाले ऑर्बिटल्स इस वेकेंट साइड के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को भी यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है। और साथ में ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ही नाइट्रोजन के साथ ये सारे लिंक्ड हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से टीबीपी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन तो होगी, यहाँ से टीबीपी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन तो होगी, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पे टीबीपी के साथ साथ स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट से भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, पिरामिडल इंटरमीडिएट से भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से,
ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगी स्क्वायर पिरामिडल से। तो अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ये आ गया NH2 वाटर का अटैक होगा। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया NH2, ये अमोनिया आ गया। ये सारे लिंक्ड हैं। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब TBP इंटरमीडिएट बना लेते हैं इसके साथ साथ हम। TBP इंटरमीडिएट में ये थोड़ा सा इस साइड चला जाएगा। अमोनिया आ गया यहाँ पे NH3, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे ये N, यहाँ पे भी ये NH2 है, और यहाँ पे ये आ गया NH। ये सारे लिंक्ड हैं। ये आ गया आपके पास TBP इंटरमीडिएट, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे वाटर का अटैक यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से भी हो सकता है। पर इन तीनों पोजीशन से जब अटैक होगा, अगेन अमोनिया के साथ सिस पोजीशन पे ही आएगा OH नेगेटिव। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं प्रोडक्ट का। बस अमोनिया की सिस पोजीशन पे हमें OH लगाना है, बाकी तो आप इजीली ड्रॉ कर ही सकते हो। यह आ गया अमोनिया, सिस पोजीशन पे लगा दो OH। यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन। ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो TBP इंटरमीडिएट से हमें ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट से हमें ये वाले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये अगर देखें तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या एक जैसे ही हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। यहाँ पे देखो अमोनिया की सिस पोजीशन पे ही OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी अमोनिया की सिस पोजीशन पे ही OH लगा हुआ है। पर यहाँ पे हम इनको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स? क्योंकि ये वाली पोजीशंस जो होती हैं ये बेसल पोजीशंस हैं, और ये वाली पोजीशन है एपिकल पोजीशन। ये दोनों पोजीशन कौन सी है? एपिकल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH लगा हुआ है एपिकल पोजीशन पे, और यहाँ पे OH लगा हुआ है बेसल पोजीशन पे, इसीलिए यहाँ पे हम मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये जो A आइसोमर है ये सिर्फ 15% ही मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल से, क्योंकि स्टेबिलिटी TBP की ही ज़्यादा होती है। और ये आ जाएगा आपके पास मेजर प्रोडक्ट 85%। मेजर प्रोडक्ट TBP इंटरमीडिएट से ही मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और इस आइसोमर के केस में आप बोल सकते हो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बट सिस और ट्रांस नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो, सिस एंड ट्रांस यहाँ पे नहीं बोल सकते हो। कौन से आइसोमर के केस में? जहाँ पे Cl के ट्रांस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है अकेला, उसके साथ कोई भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, इस आइसोमर के केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये लीगेंड कौन सा है? TREN लीगेंड है, ट्राइपोडल लीगेंड है, ठीक है। अब ये वाले लीगेंड को छोड़ के अगर हम बाकी सारे कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, चाहे सिस आइसोमर हो या ट्रांस आइसोमर हो, TBP इंटरमीडिएट ही मिलता है। और TBP इंटरमीडिएट के केस में सिस और ट्रांस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मोस्टली सिस की परसेंटेज ही ज़्यादा होती है, ठीक है। मोस्टली सिस की परसेंटेज ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाहे सिस कॉम्प्लेक्स हो जो स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स है, चाहे ट्रांस कॉम्प्लेक्स हो। बस आपको एक केस याद रखना है, ये मिसलर एंड टार आपकी बुक में डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे बस आपको NO2 नेगेटिव लीगेंड का याद रखना है। अगर ये वाला लीगेंड है, ट्रांस पोजीशन है, तो इसके केस में सिस की परसेंटेज कम होगी, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ट्रांस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। ये हमने एसिड हाइड्रोलिसिस में देखा ही था। एसिड हाइड्रोलिसिस में
एसिड हाइड्रोलिसिस में LFER फॉलो होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमें लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिला था रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। जब ग्राफ प्लॉट किया था लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिला था। क्यों लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिला था, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस मोस्टली डिसोशिएटिव मैकेनिज्म ही फॉलो करती है। ये आ गया आपके पास लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया था। ये कब ग्राफ प्लॉट होगा, जब SN1 टाइप मैकेनिज्म फॉलो हो, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो, ठीक है। और अगर हम बात करें बेस हाइड्रोलिसिस की, तो बेस हाइड्रोलिसिस में भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था, जहाँ पे लिगेंड डिसोशिएट हो रहा है कॉन्जुगेट बेस से। मतलब यहाँ पे भी आप बोल सकते हो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म ही है, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म ही है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं बेस हाइड्रोलिसिस भी लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप को फॉलो करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर के CSIR नेट के। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये मैं फिर से लिख के बताती हूँ। ये आ गया आपके पास पिरिडीन 4Cl2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। वन बाय वन सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ शुरू करो। रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि रेट डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर भी। सेकेंड स्टेटमेंट में रेट यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में SN1CB टाइप मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखें तो इंटरमीडिएट यहाँ पे 4, 5, 6, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है। मतलब SN2 टाइप मैकेनिज्म अगर फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम SN1CB मैकेनिज्म की बात करें बेस हाइड्रोलिसिस के केस में, तो ये तभी फॉलो होता है जब एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट हो। अब पिरिडीन के पास तो एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। और अगर ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है तभी रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर एज वेल एज OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पिरिडीन के पास कोई भी एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे डिसोशिएटिव मैकेनिज्म फॉलो होगा। और डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में रेट सिर्फ डिपेंड करेगा सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करेगा रेट। और डिसोशिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले। मतलब ये भी गया, ये भी गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है बेस हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे NH3 है, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इज एन ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये करेक्ट है। यहाँ पे SN1CB मैकेनिज्म फॉलो होगा। अगर SN1CB मैकेनिज्म फॉलो होता है तो रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा एंड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर भी। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है। वेयर एज ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है अब COCN6 3 नेगेटिव। अब इसके केस में कोई भी एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है, तो बेस हाइड्रोलिसिस यहाँ पे SN1CB मैकेनिज्म तो फॉलो नहीं करेगी। यहाँ पे रेट डिपेंड करेगा सिर्फ सबस्ट्रेट आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर ही, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट नहीं डिपेंड करेगा। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से करेक्ट होंगे। ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ आयनाइजेबल प्रोटोन इन दिस कॉम्प्लेक्स बट नॉट इन दिस, ये तो करेक्ट है। एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे ही प्रेजेंट है, यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है SN1CB मैकेनिज्म इन केस ऑफ, इसके केस में अब SN1CB मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये भी करेक्ट है।
SN1CB मैकेनिज्म इन इसके केस में तो SN1CB मैकेनिज्म फॉलो ही नहीं होगा और दोनों के केस में भी फॉलो नहीं होगा, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है इसकी OH के साथ टू गिव, ये हमें कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब बेस हाइड्रोलिसिस ही हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है, बेस हाइड्रोलिसिस हो रही है। हमें यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो यहाँ पे देखो एसिडिक प्रोटोन तो प्रेजेंट नहीं है, आयनाइजेबल प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है सबस्ट्रेट की केस में, मतलब यहाँ पे भी SN1CB मैकेनिज्म तो फॉलो नहीं ही होगा यहाँ पे, ठीक है। और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही रेट डिपेंड करेगा। इट ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। इट्स रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, नहीं, OH नेगेटिव के ऊपर तो रेट डिपेंड ही नहीं करेगा यहाँ पे। SN1CB मैकेनिज्म भी फॉलो नहीं होगा, ये भी सिर्फ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट तो डिपेंड करेगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेस हाइड्रोलिसिस। अब इसकी हम बेस हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। वन ऑफ अमोनिया लीगेंड एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड, द एंटरिंग ग्रुप इज वाटर। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि हेप्टा कोऑर्डिनेटेड CO3 पॉजिटिव स्पीसीज इज एन इंटरमीडिएट। अब इसके लिए हम प्रॉपर मैकेनिज्म ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है, तो बेस हाइड्रोलिसिस कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, SN1CB मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। फर्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, NH2 आ गया, Cl ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। ये हो गया आपके पास फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखो अमोनिया अपना प्रोटोन दे रहा है, NH2 नेगेटिव में जा रहा है, ये प्रोटोन डोनर है और प्रोटोन डोनर क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड ही होते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट आ गई, वन ऑफ अमोनिया लीगेंड एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास कॉन्जुगेट बेस आ गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, Cl नेगेटिव लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये आ गया आपके पास 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा NH2 2 पॉजिटिव। और इसके बाद वाले स्टेप में वाटर इनकमिंग लिगेंड आता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे NH2 ये भी बेस की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, NH3 आ जाएगा यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 1, इसको डायरेक्टली आप 5 ही लिख लो, ये आ गया। और उसके बाद OH नेगेटिव आ जाएगा, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे द एंटरिंग ग्रुप इज वाटर, यहाँ पे एंटरिंग ग्रुप कौन सा है, वाटर ही है, दैट मीन्स ये भी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद C देखो, द हेप्टा कोऑर्डिनेटेड CO3 पॉजिटिव स्पीसीज इज एन इंटरमीडिएट। हेप्टा कोऑर्डिनेटेड तो कहीं पे फॉर्म ही नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाली स्पीसीज, मतलब C ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है। और इसको तो आप यहाँ पे C ऑप्शन से ही सारे इन ऑप्शंस को निग्लेक्ट कर सकते थे, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर OH नेगेटिव कैटालाइज्ड SN1CB मैकेनिज्म ऑफ, इसके लिए बेस हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं SN1CB मैकेनिज्म के थ्रू, और हमें बताना है फर्स्ट स्टेप में कौन से स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फर्स्ट स्टेप में ये कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर की। तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन COClNH3 होल 4 NH2 आएगा, कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस H2O। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 आइसोमर्स दिए हुए हैं, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये कौन सा लिगेंड है, TR-EN, ये वाले लिगेंड है। और इसके केस में हमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है। अ ट्रायगोनल बायोपिरामिडल
की फॉर्मेशन हो रही है बेस हाइड्रोलिसिस में। ए रिएक्ट फास्टर देन बी, तो रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होगी, जहाँ पे लीविंग ग्रुप के ट्रांस में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट हो। यहाँ पे लीविंग ग्रुप के ट्रांस में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ए रिएक्ट करेगा फास्टर, ए रिएक्ट फास्टर देन बी, ये करेक्ट हो सकता है। ए रिएक्ट फास्टर देन बी, ये करेक्ट हो सकता है। ये दोनों तो ऑप्शन जल्दी से कट कर दो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया था। और नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ है कि इसमें बोथ रिजल्ट्स इन अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, दोनों के केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट तो हमें मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। एक के केस में रिटेंशन मिलती है और दूसरे के केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो बी रिजल्ट इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। इस आइसोमर के केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमने देखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने बेस हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ लिया, जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो गैदर कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, वहाँ पे ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।